येषं न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास न दान है, न तप है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो इस मृत्युलोक में धरती पर पशु की तरह भार बनकर विचरते रहते हैं, यानी चलते रहते हैं। ये श्लोक मैंने आज उन सभी लोगों के लिए कहा जो मतदान का मूल्य नहीं समझते। जी हाँ, कल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव है। 29 सीटों पर वोटिंग होनी है। पंजाब में कुल 117 सीटों पर, यानी सभी सीटों पर चुनाव होना है और आपसे आग्रह है कि आप मतदान जरूर करें। जैसे आपने सुना होगा रक्तदान, महादान, धनदान, जलदान, दीपदान, वैसे ही ये दान है मतदान। आखिर इसे मतदान क्यों कहा जाता? क्योंकि ये उद्योग नहीं है, ये आपके राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, राज्य के प्रति वो भावना है जो अभिव्यक्त होती है वोटिंग के रूप में। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी में, हूं आपके साथ अरुण कुमार। थर्ड आई देख रहे हैं आप। आज 3 खबरें हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी की, दूसरी खबर हिजाब की और तीसरी खबर समाजवादी पार्टी और आतंकी कनेक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की, लेकिन कुछ मीडिया बंधुओं ने इसे जानते हैं क्या लिखा? हिंदू सिख समुदाय से पीएम मोदी की मुलाकात। नहीं, यह गलत है। सिख समुदाय वर्षों से, सदियों से हिंदू का हिस्सा रहा है, हिंदू रहा है, सनातनी रहा है। ठीक है, उनके पंथ कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वो सनातनी हिंदू रहे हैं। हिंदू शब्द इनके साथ लिखना कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय है। ये वो सिख समुदाय के लोग थे जो तालिबानियों के चंगुल से बचकर, तालिबानियों के क्रूरता से बचकर वापस अपने देश आ गए थे, हिंदुस्तान आ गए थे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, उनका आभार जताया कि साहब आपने हमारा ख्याल रखा, हमें उस नर्क से, उस जहन्नुम से बचा करके हिंदुस्तान लाया। अब इसे कुछ लोग हैं जो चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। कई लोगों की प्रतिक्रिया है कि चुनावी मोड में है प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए मुलाकात की। कई लोगों का कहना है कि साहब अभी स्थिति नाजुक है, पंजाब में बीजेपी कमजोर पड़ रही है और सिख वोट के लिए पीएम मोदी ने सिखों से मुलाकात की। इनमें एक शख्स वैसे भी थे जिनका तालिबानियों ने अपहरण भी कर लिया था, किडनैप भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात की। पीएम ने सबकी कुशल क्षेम पूछी और उन्हें बधाई दी कि आप अफगानिस्तान से अपने देश हिंदुस्तान लौट आए। अब क्या है कि हमेशा अपने देश में चुनाव कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम रोक दिया जाए, किसी से भेंट मुलाकात भी रोक दी जाए। और एक बात और कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन यहाँ पीएम मोदी ने इसी के साथ एक बड़ा गेम भी खेल दिया। वो बड़ा गेम ये है कि नायक रहे अरविंद केजरीवाल अब खलनायक बन चुके हैं। आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ रही है और यह खुलासा किसी और ने नहीं, कभी उनके अजीज, उनके मित्र, उनके साथी रहे कवि कुमार विश्वास ने की है, शायद जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। यह आरोप निराधार नहीं है। आग नहीं है तो धुआं नहीं उठेगा, धुआं उठा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आग है। ये तो हो गई आपकी स्थिति। दूसरी तरफ कांग्रेस में सिद्धू और चन्नी आपस में ही लड़ रहे हैं। चुनाव होना बाकी है और दोनों की नजर सीएम की कुर्सी पर है। कलह जोरदार चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी कुछ सिख समुदाय के लोगों से मिलते हैं, अन्य कई लोगों से भी मिले हैं। पंजाब में चुनावी उन्होंने वर्चुअल तौर पर रैली भी की थी। हर कोई करता है, हर पार्टियां कर रही हैं, तो फिर निशाने पर पीएम मोदी ही क्यों? क्या बाकी लोग पगड़ी नहीं बन रहे हैं? क्या बाकी लोग सिख समुदाय को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठती है? क्या जब अरविंद केजरीवाल मिलते हैं सिख समुदाय के लोगों से तो यह लिखा जाता है कि हिंदू सिखों से मिले अरविंद केजरीवाल? नहीं,
लेकिन जब प्रधानमंत्री लिखते हैं तो सीधे तौर पर मीडिया में कई लुटियंस मीडिया लिख रही हैं कि हिंदू सिखों से पीएम मोदी मिले। खैर, अच्छी बात है, इसमें बुराई कहीं नहीं है। यदि हिंदू सिखों से ही मिलते हैं तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं जरा दूसरी खबर की, और महत्वपूर्ण खबर की। हिजाब मुद्दे पर आपको जितना सरल और सीधा यह मुद्दा लग रहा है, उतना सरल और सीधा यह मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे यह अपना जड़ जमा रहा है। आपको सीएए एनआरसी का मुद्दा याद होगा। शाहीन बाग से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में छा गया था। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का रूप ले चुका था। वही स्थिति, सेम वही सिचुएशन अभी लागू कर दी गई है। पूरे देश में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में हिजाब युद्ध चल रहा है। हिजाब के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बांग्लादेश का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। আমার মুসলমান বোনেরা যদি হিজাব পড়তে না পারে, আমার মুসলিম জাতি যদি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারে, কোন হিন্দুর পারে ঢুকে থাকতে পারবে না। সেইটা করা ঝুলবে না। মাথায় সিঁদুর দিয়ে রাস্তায় হাঁটতে দেওয়া হবে না। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। এই দেশে বসে ইসলাম মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে হবে, কয়েকবার হিসাব করে কথা বলবা, নতুবা কণ্ঠ কিভাবে স্তব্ধ করে দিতে হয় মুসলমানরা সেই পথ ভালো করে জানে। इस वीडियो में कुछ बांग्लादेशी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू बहन बेटियों को, हिंदुओं को उनकी पोशाक में, चूड़ी में, सिंदूर में हम सड़क पर नहीं निकलने देंगे। जनाब, ये तो बांग्लादेश का वीडियो है। ये सिर्फ रैली कर रहे हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान में, आपके देश में दूसरा बांग्लादेश बन चुका है। कर्नाटक के विजयपुरा में एक छात्रा पहुंची कॉलेज, लेकिन उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिंदूर लगा रखी थी। आश्चर्य की बात ही नहीं, दुख भी होता है यह सुनकर। उस महिला से कहा गया कि आप सिंदूर हटाकर आओ, तब आपको कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। आप सोचिए कि उस महिला पर क्या गुजरी होगी, उसके दिल पर कौन सा दर्द गुजरा होगा। चूंकि हिंदुस्तान का हर शख्स, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर शख्स जानता है कि हिंदू महिला सिंदूर क्यों लगाती है। सब कुछ सकुशल है, ईश्वर करें सकुशल रहे। और ऐसी अवस्था में उसे कहा जाए कि सिर्फ कॉलेज में प्रवेश के लिए आप सिंदूर उतार कर आए। कितनी शर्म और दुख की बात है। यह सब क्यों हो रहा है जानते हैं? कारण यह है, इसलिए नहीं कि वो बोल रहे हैं, इसका कारण यह है कि आप चुप हैं। आप कहेंगे कि आप हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि साहब अब भी सचेत हो जाइए। एक सीए एनआरसी ने पूरे देश को जैसे अस्थिर करने की कोशिश हुई थी, उसी तरह से इस हिजाब मुद्दे के जरिए पूरे देश में एक नई मुहिम छेड़ी गई है, बिल्कुल संगठित और साजिश के तहत, सोची समझी चाल के तौर पर कि नहीं, आपको अब या तो हमारी हर मांग माननी होगी या हम विरोध करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हर बात के लिए सड़क पर निकल जाएंगे, हर बात के लिए रैली करेंगे। इससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे जो बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में यदि आप नहीं चेते, यदि आप नहीं सचेत हुए, तो अभी हिजाब पहनने की मांग की जा रही है, कल आपको धमकी दी जाएगी कि आपको भी हिजाब पहनना होगा। यानी हम तो पहनेंगे ही, हिंदुओं को भी अब हिजाब पहनना होगा। अभी सिंदूर हटाने की बात चल रही है, कल चूड़ी हटाने की बात होगी, और अगले दिन दुख होगा यह सुनकर आपको कि जो कश्मीर में हुआ था 1990 में, वहीं यहां भी होगा। इसलिए इस बात को समझिए, इसे गंभीरता से लीजिए, हल्के में नहीं कि चुनाव है, आंदोलन है, चल रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। हो सकता है कि चुनाव के बाद यह आंदोलन ठप हो जाए, शांत हो जाए, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करें कि एक हिजाब के मुद्दे को कोर्ट तक लेकर जाना, अच्छा कोर्ट यदि कह भी देता है कि नहीं ठीक है साहब, हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्या लगता है आपको ये मान लेंगे?
ये वो शख्स हैं जो अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं कुरान मानते हैं, हम इस सजा को नहीं मानते। जी, तीसरी खबर भी हमारी यही है। समाजवादी पार्टी से कुछ ऐसे लोगों का कनेक्शन सामने आया है जो अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी हैं, आरोपी नहीं, अब दोषी हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट पर आपने कभी सोचा, कुल 49 लोग इसमें शामिल हैं, जिनमें से 38 लोगों को मौत की सजा दी गई है और 11 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है। यह कितना बड़ा नेटवर्क था, इतिहास का सबसे बड़ा सजा यदि कही जाए इसे, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात कि 49 लोग एक साथ एक सुर में मिलकर यह काम करते हैं। इसके पीछे सोचिए, ये तो 49 आपको दिख रहे हैं जो दोषी हैं। इन 49 के अलावे आपको नहीं लगता कि ये 4090 होंगे, 490 होंगे। बड़े स्तर पर नेटवर्क काम कर रहा था और उसका मुख्य आरोपी कहता है कि साहब इस सजा को हम नहीं मानते, हम किसी संविधान को नहीं मानते, हम मानते हैं तो कुरान को। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्या हाईकोर्ट का फैसला इनके लिए उत्तरदायी होगा? क्या हाईकोर्ट का फैसला ये मानने को तैयार होंगे? तो जवाब होगा नहीं। हाईकोर्ट के बाद ये पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोशिश करेंगे कि सरकार बदल जाए, सरकार हमारी आ जाए और तमाम वो साम दाम दंड भय भेद की राजनीति अपनाई जाएगी। लेकिन अफसोस कि आप चुप हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर आतंकियों की तरफदारी करते नजर आते हैं। अब ये बात समझ में आई है कि आखिर क्यों ये आरोप लगाते हैं कि सीएम योगी ने अपने ऊपर से कई केस हटा लिए। हालांकि ये गलत आरोप है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि नहीं, उन्होंने अपने ऊपर से कई केस हटा लिए। लेकिन साहब आप बताइए कि उन्होंने तो अपने ऊपर से हटाए, आप तो आतंकियों के ऊपर से केस हटाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरी जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी है। लेकिन जरूरत है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, कार्रवाई करने की। कोर्ट ने कार्रवाई की वो उचित है, लेकिन हमारे पास एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाए कि साहब आप देखिए कौन कौन लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। क्योंकि सत्ता बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ कराती है और परिणाम उसका जनता भुगतती है, देश के लोग भुगतते हैं। आज के थर्ड आई में इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगा आपसे किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा। लेकिन आपको एक बार फिर सचेत और सावधान कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि साहब संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, वरना वो दिन आएगा जिस दिन ये कहा जाएगा कि हिंदुओं को अब हिजाब पहनना हो।